गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में बताया था फोर्स के बारे में, क्या होती है फोर्स और उसे हम किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है पुश और पुल की फॉर्म में, ये हमने जाना था। साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, ये भी हमने जाना था। साथ ही साथ हमने जाने थे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन थे उन्होंने अपनी फेमस 3 लॉज दिए, जो लॉ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं। इन मोशंस के बारे में, इन लॉज के बारे में हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आज अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, if an object is in rest, it will remain in rest. If the object is in motion, it will remain in uniform motion unless an external force apply on it to change its state. तो मीन टू सी, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। वहीं अगर वो मोशन कर रहा है, मोशन में है, तो ऐसी कंडीशन में मोशन करता रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती जो कि उसकी स्टेट को, डायरेक्शन को, मोशन को चेंज करे, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, an object is in state of rest remain in rest. Object in motion, object in motion remain in motion, remain in motion in a straight line, in a straight line, unless an external force, unless an external force applied on it, applied on it to change its state, applied on it to change its state. Change its state. Mean to say, an object is in state of rest. ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की स्टेट में है वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा। ऑब्जेक्ट
जो कि मोशन की स्टेट में है वो मोशन की स्टेट में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती जो कि उसकी स्टेट को चेंज करे। तो इसमें 3 थिंग्स आती हैं हमारी। पहला, फर्स्ट हम कह सकते हैं, पहली बात जो समझनी है हमें इसके बारे में वो समझना है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। कैसे? जैसे कि हम एक बुक फिजिक्स की बुक को एक टेबल पर रख दें, एक हमने इसे टेबल पर रख दिया है और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, चाहे 10 ईयर तक ही ऐसा क्यों रखा जाए, 10 ईयर इवन मोर देन दैट, और कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं की और हमने एक कमरे में इस टेबल को रखा और 10 साल के लिए भूल गए और 10 साल के बाद हम दोबारा आए देखने के लिए कि ये फिजिक्स की बुक जो है चेंज हुई या नहीं हुई, उसकी पोजीशन बदली या नहीं बदली। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है तो ऐसी कंडीशन में जो फिजिक्स की बुक है वो जहां हमने लीव किया था वहीं पर हमें मिलेगी, उसकी कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। तो ये बताता है एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट। इसी तरीके से हम फुटबॉल फुटबॉल मूव तब करती है जब हम उसे किक लगाते हैं या ऑल अराउंड हम कुछ भी देखते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन, रिमेन इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। इसको समझ पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। जैसे कि अगर हम एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं अप, तो कुछ समय के बाद वो डाउन हो जाती है। इस तरीके से अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं किक करते हैं तो कुछ समय के बाद वो जंप लेते हुए दोबारा से आ जाती है। इस तरीके से अगर हम बाइसिकल को पैडलिंग करना बंद करते हैं, कार में ब्रेक लगाना छोड़ दें, तो भी कुछ समय के बाद में वो रेस्ट में आ जाती हैं। तो ये इस बात को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन रिमेन इन मोशन। लेकिन इसके मोशन के लिए स्टॉप होने के लिए, जो मोशन स्टॉप हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है? असल में इसके पीछे रीजन है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और एनी अदर टाइप ऑफ फोर्स जो कि लग रही हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो बॉल ऊपर ही चली जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी। इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट पुल बैक द बॉल टुवर्ड्स द सरफेस। सिमिलरली जब हम किक लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में बॉल कुछ समय के बाद में सरफेस आती है, मूव करती है और सिर्फ फ्रिक्शन महसूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली पैडलिंग करने के बाद कुछ समय के बाद बाइक, साइकिल का, कार का, बस का स्टॉप होने का रीजन भी यही होता है कि कुछ उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाती है। एंड थर्ड, डायरेक्शन।
body can move in straight line in a straight line. जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता रहेगा। जैसे अगर हम अपनी साइकिल को एक न्यू डायरेक्शन देना चाहते हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो हमें उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो हमारी साइकिल की डायरेक्शन को भी कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए जब हम कार की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हम स्टीयरिंग में फोर्स लगाते हैं। इसलिए सिर्फ पानी का जहाज जो होता है जब वो मोशन चेंज होता है तो उसके लिए भी फोर्स लगाया जाता है और तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है। ये हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन रिमेन इन मोशन, एंड ऑब्जेक्ट move in one direction move in one direction, that is straight line to straight line। टर्न करने के लिए भी उसे एक्सटर्नल फोर्स लगती है। अगर एक और बात, जैसा हमने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट में है और एक यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही एक ही स्टेट को रिगार्ड किया जा सकता है। दोनों ही एक ही स्टेट मानी जा सकती है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन बोथ केस, रेस्ट की कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है। नेट एफ इज इक्वल टू जीरो। जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो के बराबर होती है। तो इससे लिखते हैं जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो के बराबर होती है। हाँ, एक और बात, इसका मतलब ये नहीं है, नेट फोर्स का मीन क्या है, नेट फोर्स का मीन ये नहीं कि एक फोर्स लग रही है, हो सकता है कई सारी फोर्स लग रही हो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो हो सकता है उस पर कई सारी फोर्स लग रही हैं, कई सारी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं। मैनी ऑफ द फोर्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन इट, कई सारी फोर्स पे एक्ट कर रही हैं लेकिन उन सबका नेट जीरो है। सिमिलरली इस पर भी कई सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं, मोशन यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में भी मैनी ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पर ही फोर्स एक्ट कर रही हैं लेकिन दोनों फोर्स का जो नेट है वो जीरो है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नेट होता है वो जीरो है, फोर्स का नेट जो है जीरो है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ऐसी कंडीशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू जीरो, मीन टू से एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होता है। उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता अगर दोनों ही बॉडी में नेट फोर्स जीरो है। जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, ओनली इन दैट कंडीशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस within the body only when external force applied,
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है केवल उसी कंडीशन में एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। मीन टू से इफ F is not equal to 0, only in that condition acceleration is not equal to 0। तो फोर्स अगर 0 बराबर ना हो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, सम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है हमें डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स? डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ जो होता है फोर्स को डिफाइन करता है। तो कैसे डिफाइन करता है? तो कह सकते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स is the external effort। Force is the external effort in form of push or pull that move or tries to move, try to move। फर्स्ट पॉइंट क्या था? मूव और ट्राई टू मूव। मीन टू से फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है पुश और पुल की फॉर्म में, जो कि मूव कर सकता है और मूव करने के लिए ट्राई कर सकता है। स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी in a straight line, in a straight line। फोर्स जो होता है एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है पुश और पुल की फॉर्म में, जो कि मूव कर सकता है और मूव करने की ट्राई कर सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और ट्राई कर सकता है उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की और डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर सकता है। इसके एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। जैसे एक स्टोन जो होता है, अगर स्मॉल स्टोन है और उस पर फोर्स लगाता है तो उसे स्टॉप कर सकता है। एक बड़ा स्टोन है उसे ट्राई कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसे मूव करी दे। उसी तरीके से हम एक बाइसिकल को स्टॉप कर सकते हैं, या टॉय कार है तो उस पर फोर्स लगाने से स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रक और कार हो तो उसे स्टॉप नहीं किया सकता। तो इस तरीके से जो फोर्स होती है वो स्टॉप कर भी सकती है और कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। Inertia. What do you understand by the term inertia?
It is the inability it is the inability of an object it is the inability of an object to change its to change its state of rest, motion, or direction. इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी स्टेट को बनाए रखता है या अपनी स्टेट चेंज करने से बचता है, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो, चाहे वो स्टेट मोशन की हो, चाहे वो स्टेट लाइन में मूव करने की या वन डायरेक्शन में मूव करने की हो। इसी इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। It is the inability of a body to change its state of rest, motion and direction. रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन को अपने आप चेंज न कर पाना को ही हम इनर्शिया कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia. Law of inertia. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो इनर्शिया होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसके मास पर डिपेंड करती है। हाँ, इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करती है। दैट इज फर्स्ट, heavier the body, larger is the inertia. Is the body, larger is the inertia. Larger is the inertia. Similarly, lighter is the body, lighter body होगी, lighter is the body, lesser is the inertia. Lesser is the inertia. बॉडी लाइटर होगी तो इनर्शिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लाइटर इज द बॉडी, लेसर इज द इनर्शिया। तो मीन टू से हैवी मतलब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी, और लाइट होगी बॉडी तो इनर्शिया भी कम हो जाएगी। टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने की होती है? टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया 3 तरीके की होती है। फर्स्ट, inertia of rest. Second, inertia of motion. Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction.
इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन टू से अपने आप अपनी रेस्ट की स्टोर चेंज न कर पाना। इनर्शिया ऑफ मोशन मीन टू से अपने आप अपने मोशन की स्टोर चेंज न कर पाना। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपने आप अपनी डायरेक्शन की स्टोर चेंज न कर पाना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कही जाती है। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास बताएंगे।